जिसने अपनी जिंदगी के सफर का आगाज एक अखबार फरोश से किया। वो हाथ जो ईंटें, मिट्टी और गारा उठाया करते थे, किस तरीके से कलम की ताकत से अपना नाम मशहूर किया, ये स्टोरी जानते हैं इसार राना की ज़बानी। तो ये मेरे लिए क्या बड़े बात है। फ़ख्र की बात है कि मेरे वालिद साहब कायदे आज़म को सर्व करते रहे। वो मैगज़ीन बिके थे, 4 आने का शायद वो मैगज़ीन था। मैंने अखबार फरोशी बंद नहीं की। मैं मीनार पाकिस्तान के चौक में, तो मैं वहाँ पे उन बसों में अखबार बेचता था। उनका की एक परसेप्शन थी कि पाकिस्तानी थोड़े से हड हराम होते हैं, तो ये बात मुझे गवारा नहीं थी। मैं जापानियों के मुकाबले में उतने ही लेवल का काम करता। तो सहाफ़त जो है ये खाली स्क्रीन पे आके बोलने का नाम नहीं है, इसके इतने शोबे हैं जिसमें आप आराम से एडजस्ट हो सकते हैं और बाइज़्ज़त रोज़ी कमा सकते हैं। मैंने लिखा था कि मियां आमिर साहब, आप मुझे जो तनख्वाह दे रहे हैं वो मेरे काम से ज़्यादा है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़े दरिया की छोटी मछली बनने से बेहतर है कि आप छोटे दरिया की बड़ी मछली बन जाए। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने ले जा रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ एक अखबार फरोश से किया। अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते चलते ना कभी किसी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी गए, ना किसी बहुत बड़े कॉलेज के नाम सुना। पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम वो इस तरीके से सुना करते थे कि जैसे बहुत बड़ा कोई हवा है। फिर उसी के बाद जापान में पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए बहुत ही अहम इकदाम किया। उनके ट्रांसलेटर रहे और बहुत से पाकिस्तानियों को जापान से पाकिस्तान आने में मदद की। खुद कभी किसी यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के ओहदे पर भी फाइज रहे। वो कहते हैं कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को एक ख्वाब की तरह समझता था, लेकिन जब मैं उसका डायरेक्टर बना तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो हाथ जो ईंटें, मिट्टी और गारा उठाया करते थे, किस तरीके से कलम की ताकत से अपना नाम मशहूर किया, ये स्टोरी जानते हैं इसार राना की ज़बानी। कोविड के दिनों में अगर कोई आपको वक्त दे दे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन उनके पास जाने से पहले मास्क ज़रूर पहनें और जब उनसे मिलें तो हाथ ना मिलाएं, सिर्फ उनको सलाम करें यूं करके। ये भी एक इस्लामी तरीका है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा हाशमी और आप देख रहे हैं मेगा सक्सेस पाकिस्तान। कोविड के इन दिनों में अगर किसी ऐसे खूबसूरत शख्स का साथ मैसर आ जाए कि जिसने बचपन से स्ट्रगल की हो, बचपन से ही जिद्दोजहद के साथ आज रोज़नामा पाकिस्तान के ग्रुप एडिटर बन गए, अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं इसार राना ऑफिशियल के नाम से, कॉलम निगार इंतहा के खूबसूरत और गुफ्तार के गाजी और कलम के बादशाह इसार राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? जी, अल्लाह का बड़ा करम। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इन दिनों में जहाँ पे मास्क के बगैर किसी के करीब आना भी मुमकिन नहीं है और इस वबा के दिनों में हाथ लगाना तो नामुमकिनात में से है, आपने वक्त दिया, आपको बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि ज़िंदगी के सफ़र में कराची से इब्तदा की, उसके बाद फिर आप वहीं पे बड़े भी हुए, ब्रॉटअप भी आपको वहीं हुआ, लाहौर तक का सफ़र और फिर लाहौर में कैसे परवान चढ़े? एक्चुअली मेरी पैदाइश तो कराची की है, लेकिन फिर वालिद साहब जो थे, मेरे वालिद साहब का नाम राना मोहम्मद इसहाक था और वो कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे। तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरे वालिद साहब कायदे आज़म को सर्व करते रहे। तो वो, और अब आप नेशन को सर्व कर रहे हैं। मैं तो एक कर्ज़ है जो चुका रहा हूँ, जो मेरा बाप मुझ पे छोड़ के गया, उस कर्ज़ को चुका रहा हूँ। पता नहीं चुका पा रहे हैं या नहीं। सर बहुत बेहतरीन तरीके से चुका पा रहे हैं। हम जैसे बच्चों के लिए आप इंस्पिरेशन है और इस सहाफ़त की दुनिया में अगर कोई बड़ा नाम कलम की दुनिया में है तो इसार राना से बेहतर अभी हमारी नज़र में कोई भी नहीं है। जज़ाकल्लाह, और बहुत ये आपकी बहुत बड़ापन है कि आपकी आज़ी और आपकी इंकसारी, कि आप अभी भी खुद को बहुत समझते हैं कि शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये एज़ाज़ दिया। तो पता नहीं अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो हमारे ऐब छुपाए रखता है और हमारा एक अच्छा परसेप्शन बना देता है, ये उसकी मेहरबानी है। बहरहाल मैं जब हम लाहौर आया वाज अबाउट 4-5 ईयर्स, तो उसके बाद हमने लाहौर में छोटा सा घर लिया। मेरे वालिद साहब बहुत सेल्फ मेड आदमी थे, तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने मुशक्क़त की, मेहनत की और दिन में 3-3 4-4 काम भी किए। तो वही मुझे विरासत में मिला। तो मैं जब मेरा ख्याल है 14 साल का था, तो मैं पहली दफ़ा पुराने रिसाले, मुसव्विर मुमताज़ फ़िल्मी रिसाले होते थे, तो वो लेके मैं, ये रद्दी में तुल के मिलते थे, तो वो लेके मैं पहली बार बाज़ार हुस्न गया और वहाँ पे मैंने पहले अपनी आवाज़ लगाई एक हाकर के तौर पे। तो वो आवाज़ बड़ी एक हिम्मत का काम था
कि इतने लोगों में आप आवाज़ लगाते हैं। ये जो रेडी वाले और ये आवाज़ लगा के चीज़ें बेचते हैं, इन्हें आप वो ना लें कि ये कोई आसान काम है। जो लोग इसे समझते हैं ना आसान काम है, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप एक दफ़ा किसी भरे बाज़ार में किसी लोगों के अंदर ऊंची आवाज़ में जो है आवाज़ बुलंद करके दिखाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं वो जो बाज़ारों में आवाज़ें लगा के बेचने वाले होते हैं, ये वो होते हैं जो अंदर से बहुत ताकतवर होते हैं और उस ताकत के सर पे आवाज़ लगाते हैं। तो मैंने पहली दफ़ा जब वहाँ पे बेचना शुरू किए मैगज़ीन, तो उसके बाद मैं बहुत छोटा सा था, हाइट भी मेरी इतनी नहीं थी। तो मैं खैर वो बेचता हुआ बेच के रात के वक्त जितना वहाँ बेच सकता था, अब मेरा ख्याल है मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 7-8 वो मैगज़ीन बिके थे। 4 आने का शायद वो मैगज़ीन था। तो वो कोई 1.5 रुपये पौने 2 रुपये जो थे वो मेरी कमाई हुई। वो लेके मैं घर आया, मैंने अपनी माँ को दिए और फिर ये सिलसिला चल पड़ा और फिर मुशक्क़त का एक तवील दौर है जो मैंने गुजारा। सर वो वाला किस्सा भी हमसे शेयर करें, वो आपके उस्ताद के साथ वो जो टीचर थी आपकी और फिर रिज़ल्ट वाला सिलसिला। वो हुआ ये कि मैं जो था अखबार बेचता था, सुबह में अखबार बेचता था, फिर मैं घर आके साइकिल खड़ी करके कपड़े बदल के स्कूल चला जाता था, वहाँ पढ़ता था। वहाँ का मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा उस वक्त का लेजेंडरी स्टूडेंट था। मैं वाइस तालिब इल्म था जिसको पूरा स्कूल जानता था, क्योंकि मैं तकरीर बहुत अच्छी करता था और मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की पैरोडी बहुत अच्छी करता था। तो फिर मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो के करते करते वहाँ पे स्कूल में मेरा नाम मुझे इशारा ना कोई नहीं कहता था, वो कहता था वो भुट्टो आ रहा है। अच्छा, इसमें एक बड़ा दिलचस्प इत्तफ़ाक भी है कि भुट्टो साहब को फांसी दी गई 4 अप्रैल को और मेरी तारीख़ पैदाइश भी 4 अप्रैल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अजीब सा इत्तेफाक था। एनीवे, तो मैं अखबार बसों में अखबार बेचता था, फिर मैं स्कूल जाता था, फिर आके मैं एक कारखाने में काम करता था। इस तरह फिर मैंने मैट्रिक किया। फिर मैट्रिक करने के बाद मैंने अखबार फरोशी बंद नहीं की। मैं मीनार पाकिस्तान के चौक में और रावी के चौक में, ये तब बड़ा बिज़ी चौक था क्योंकि तब लारी अड्डा और ये डेवो शेवो इस तरह नहीं थी, तो बसें मुल्तान की और कसूर की और गुजरांवाला गुजरात की वो सारी उस चौक में खड़ी होती थी आके। तो मैं वहाँ पे उन बसों में अखबार बेचता था। फिर बेचते बेचते मैंने इसी तरह एफ़ए कर लिया। लेकिन एफ़ए में मेरी बड़ी कंपार्ड आई इंग्लिश, मुझे चूँकि मेरे पास टाइम ही नहीं था पढ़ने का। तो एक दफ़ा कंपार्ड आई, फिर पेपर दिए, फिर कंपार्ड आ गई, फिर पेपर दिए। तो मुझे सब कहते थे कि तुम क्यों, मैं कहता था नहीं, ये बोर्ड वाले खुद हाथ जोड़ के मुझे डिग्री देंगे। तो फिर मैंने एफ़ए कर लिया। एफ़ए करने के बाद बीए कर लिया इसी तरह। तो वो खैर मैं वहाँ से एमए क्या किया। तो इसी दौरान मेरे कज़न जो था वो जापान में था, उसने कहा कि आप जापान आ जाओ। जापान में एंट्री थी तब, वीज़ा नहीं था, आप जापान आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वो जल्दी जल्दी पासपोर्ट बनवाया, टिकट ली। तो जिस दिन मैं जापान एयरपोर्ट पहुँचा, नरीता एयरपोर्ट था, तो वो आखिरी दिन था उस दिन। उसके बाद एंट्री ख़त्म हो रही थी पाकिस्तानियों की और पासपोर्ट पे वो वीज़े पे जा रहे थे। खैर मैं चला गया। अब मैं सूरते आए थे पढ़ता हुआ, मैं चला गया इमिग्रेशन वाले के पास। खैर उसने पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मुझे देखा है, उसने कहा कि हाउ मेनी डेज यू विल स्टे हियर। मैं कहा आई नीड जस्ट 7 डेज। दिल में मैंने कहा तुम एक दफ़ा मुझे अंदर जापान में घुसा दो, फिर मैं देख लूँगा। खैर उसने मुझे 15 दिन का वीज़ा दे दिया, 3 माह का। मैं जापान चला गया। जापान में मेरी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। मैं एक मकान बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी का हिस्सा बन गया और वहाँ बतौर मज़दूर मैंने काम करना शुरू किया। तो जापानी बड़े चूँकि मेहनती होते हैं, तो उनका की एक परसेप्शन थी कि पाकिस्तानी थोड़े से हड हराम होते हैं। तो ये बात मुझे गवारा नहीं थी। मैं जापानियों के मुकाबले में उतने ही लेवल का काम करता था। वो अगर 5 ईंटें उठाते थे तो मैं भी 5 उठाता था, वो 10 उठाते थे तो मैं भी 10 उठाता था। तो उससे ये हुआ कि वहाँ मेरा एक अच्छा मुकाम बन गया उसमें कि ये बहुत मेहनती है। मैंने ईंटें उठाई, मैंने गारा उठाया, सीमेंट की 100 बोरियां 5वीं मंजिल पे पहुँचाई लाद के। लेकिन मैं ये करता रहा। इसी दौरान एक दिन छापा पड़ा, चूँकि हम ये इलीगल रहते थे,
हम गिरफ्तार हो गए और हम ओतेमाची जेल थी वहाँ चले गए। ओतेमाची जेल में मैं वाहिद था जिसे जो पढ़ा लिखा था, जिसके पास रिटर्न टिकट भी थी, बाकी पाकिस्तानियों के पास नहीं थी। तो जेलर ने मुझे कहा कि जी आपके टिकट तो है, आप वापस कल परसों में आपकी कंफर्म करते हैं, आप चले जाएं। मैंने कहा नहीं, आप अगर मुझे कुछ दिन यहाँ रोकते हैं तो ये जो पाकिस्तानी और आपके दरमियान एक गैप है ना लैंग्वेज का, ये नहीं रहेगा। मैं आई विल ट्राई टू बी अ ब्रिज बिटवीन यू एंड पाकिस्तानीज। तो मैं उसने कहा कि बड़ी बात है, आप लोग तो भागना चाहते हैं जल्द से जल्द और आप कह रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं इन पाकिस्तानियों को चाहता हूँ कि इनके मामला सेटल हो जाएं, फिर मैं चला जाऊँ। मैंने अब बहुत कोशिश की, लोगों को फ़ोन करके उनकी टिकटें मंगाई, जो कर सकता था। ठीक। वही किया। उसी दौरान एक जेल में बड़ा दिल वाक़या हुआ। मेरे रात को हम जिस वार्ड में थे, वो जिस चक्की में बंद थे, उसमें हमारे एक पाकिस्तानी को गुर्दे की तकलीफ हुई और वो बहुत ज़ोर से दर्द से चीखने लग गया। अब हम हेल्पलेस के, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने एक कुर्सी उठाई और वो जो जाले थे जो उन्होंने लोहे के लगाए हुए थे, उस पर मारनी शुरू कर दी बहुत ज़ोर से। अब रात का वक्त था, वो जब इतनी ज़ोर से मैंने किया तो थोड़ी देर बाद ही वो आ गए, पुलिस आ गई, गने उठाई हुई उन्होंने, कोई 20-25 उन्होंने, और जनाब डंडे पकड़ रखे। खैर उन्होंने अंदर दरवाजे के बाहर से ही पूछा क्या है, तो मैंने चिल्ला के कहा कि ये मर रहा है लड़का, ये इसको अगर ट्रीटमेंट ना मिली तो ये मर जाएगा। उन्होंने हमें कहा कि आप सारे अंदर जाओ। हम अंदर चले गए, वो आए गने लेके, उस लड़के को वो ले गए हॉस्पिटल। अगले दिन वो आए पुलिस वाले और उन्होंने कहा वो लड़का कौन है जिसने कुर्सी मार रहा था और जो शाउट कर रहा था ये। मैंने कहा मैं हूँ। उनका आप हमारे साथ चले। अच्छा, पाकिस्तानी बड़े परेशान हुए, रोने लग गए कुछ तो, कि पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा जो भी होगा, अब इससे बुरा क्या होगा जो हमारे साथ अब हो रहा है। मैं चला गया, सुप्रीडेंट बैठा था, तो अंदर घुसते ही उसने मुझे कहा कि आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफ़ी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि बाइज्जत हालात ठीक है। अब उन्हें कहा बोतल पियेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे या कॉफ़ी। तो मैंने कहा अगर आप मेहरबानी कर रहे हैं तो पहले मैं सॉफ्ट ड्रिंक लूँगा फिर कॉफ़ी लूँगा। तो वो हंसने लग गया। खैर उसने कहा कि मुझे कुर्सी पे बिठा के, उसने कहा कि कभी मैंने किसी इस तरह जेल कैदी को नहीं बिठाया, बट आई अप्रिशिएट यू कि तुम यार बड़े ज़बरदस्त आदमी हो। तो खैर उसने मुझसे बात की। उसने कहा मैंने देखा है कि जब हम 1 घंटे के लिए आपको ग्राउंड में भेजते हैं तो आप जाके फुटबॉल खेलने से पहले सबको खड़ा करके कौमी तराना पाकिस्तान का पढ़ते हो। क्या बात। तो हमें कहता, हमें तो नहीं पता था कि ये क्या करते हो। फिर हमने पता किया तो पता चला कि ये नेशनल एंथम है आपका जो आप पढ़ते हो। तो हमारी आंखों में आंसू आ गए कि भाई ये इतने पैट्रियट हैं पाकिस्तानी कि ये आज जेल में भी अपने। मैंने कहा कि अगर हमें घर में खाने को मिले तो कौन है जो जापान या यूरोप जाके कमाएगा, अपने प्यारों को छोड़ के और वो सबको छोड़ के बाहर चला जाएगा। 12 से मैं जापान से इधर आ गया। यहाँ आके मुझे मेरे भाई ने ही कहा, ही ऑलवेज डन अ ट्रुमेंडस जॉब फॉर मी। उन्होंने मुझे कहा कि एक अखबार निकल रहा है, रोजनामा पाकिस्तान, 1990 की बात है, सही तो आप वहाँ ट्राई करो। मैं यही जहाँ आज हम बैठे हुए, अब से 30 साल पहले 1990 को मैं इस जगह आया और आके मैंने कहा कि जी सुना है यहाँ पे कोई टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू। तो उन्होंने, एक आदमी ने कहा कि जी वो तो ख़त्म हो गए, वो तो डेट निकल गई। तो मैं बड़ा मायूस हुआ। तो जब मैं मुड़ने लगा तो अचानक एक आदमी, मुझे मेरा पक्का यकीन है, ये मेरा फर्म बिलीव है कि वो आदमी नहीं था, वो कोई अल्लाह ने फरिश्ता था जो भेजा था। क्या उसने मुझे कहा कि रुको, टेस्ट दे दो, मैं तुम्हारा ये टेस्ट मैं बैक डेट के अंदर जो बाकी टेस्ट हैं उनमें शामिल कर दूंगा, बाकी तुम्हारी किस्मत। मैंने टेस्ट दिया, वो उसने उसमें शामिल कर दिया। तो कुछ अरसे बाद मुझे कॉल आ गई कि आप आए और इंटरव्यू दें। मैं पाकिस्तान अखबार आ गया, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरा इंटरव्यू ज़िया शाहिद साहब ने लिया, उस्मान यूसुफ साहब बड़े सीनियर थे, बेदार बख्त साहब जंग के इस टाइम एडिटर हैं, अलमदार शाह साहब एक बहुत सीनियर एडिटर थे, ताहिर राना ताहिर साहब में हाल है वो इस्लामाबाद में जंग के शायद एडिटर हैं। तो अचानक उस्मान यूसुफ साहब ने कहा कि हम आपको फिर बुलाएंगे। तो ये बात मैं समझता था, फिर बुलाने का मतलब कभी नहीं बुलाएंगे। तो मैं ऐसे दरवाजे तक गया, फिर मैं रुक के वापस मुड़ा। तो मैंने ज़िया शाहिद साहब से कहा कि मैंने एक बात कहनी है। ज़िया साहब ने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा मैंने ये कहना है कि अगर आप मुझे रखेंगे तो शायद मेरिट के ऊपर मैं वाहिद आदमी हूँगा जिसे आप रखेंगे।
तो ज़िया साहब ने कहा तो आप तो हम पे या तो मैं बात कर रहे हो कि मैं आप हम मेरिट पे बंदे नहीं रख रहे। मैंने कहा जी आई गेस कि आप मेरिट पे बंदे नहीं रख रहे। सही। तो ज़िया साहब वो जो थे एकदम हंस पड़े और अलमदार साहब ने कहा कि रखो जी अनु रख लो मुंडे को। तो ज़िया साहब ने कहा कि चलें ठीक है आप हम आपको रख रहे हैं, आपकी सैलरी 2350 रुपये होगी और आप आ जाएँ। 2350 रुपये वाज अमाउंट फॉर मी ऑन दोज डेज बिकॉज मैं उस टाइम पढ़ा रहा था, तो मेरे ख्याल 900 रुपये ले रहा था। सही सही। 300 गुना ज़्यादा सैलरी। सैलरी। खैर वो मैं जनाब बोली रात को नींद नहीं आई। फिर मैं रोज़ाना पाकिस्तान आया, यहाँ से फिर मेरे सहाफ़ती का तो सर आगाज़ हुआ। लिखना आपने उसी दिन से शुरू कर दिया? आपने स्टार्टअप ही कॉलम निगारी से किया या फिर पहले रिपोर्टिंग का, जिस तरीके से एक आपको बहुत वसी तजर्बा है, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि रिपोर्टिंग के लिए आपको अगर सहाफ़त में आना है तो सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताएं कि कहाँ से आगाज़ करना चाहिए। अच्छा, आजकल हमारे एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम चाहते हैं कि हमें आते ही स्क्रीन मिल जाए, हम सबसे आगे ऑन कैमरा आ जाएं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिनको अबूर करके आप स्क्रीन तक आ सकते हैं? देखें, एक तो बात यह कि मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 18 साल के अंदर ही लिटरेचर पढ़ लिया था। मैंने मंटू को पढ़ लिया था, अस्मा चुगताई को पढ़ लिया था, मैंने अब आलमोस्ट तमाम अफसाना निगारों को पढ़ लिया था, मैंने फैज़ को पढ़ लिया था, फराज को पढ़ लिया था, मैंने साहिर को पढ़ लिया था। जितने ये वो हैं ना प्रोग्रेसिव, मैंने इन सब को पढ़ लिया था। मैंने क्या कहते हैं जो फ़लसफ़ी बाहर के थे उनका उर्दू तर्जुमे जो थे वो पढ़ लिए थे। तो मेरी एक ख़ास किस्म की फाउंडेशन बन गई थी। मैं उसी दौर में जब तो मेरा हाल है 18-19 साल का 20 साल का था, तो मैं पोइट्री करने लग गया था और मैंने छोटा मोटा लिखना शुरू कर दिया था पोइट्री में। आज मैं वो चीज़ें किसी को सुनाता हूँ तो वो समझते हैं मैंने आज लिखे, फिर जब मैं उन्हें बताता हूँ कि ये मैंने अब से कुछ 35 साल पहले लिखे तो मानते नहीं। इस हवाले से तो हम आपके भी वैसे भी मद्दाह हैं, बहुत शुक्रिया। शायरी के हवाले से आपने एक सवाल किया कि जी सहाफ़त में आने के लिए क्या करें। देखिए, ये सहाफ़त है, जो इब्लाग है, जो कम्युनिकेशन है, ये सारा काम है आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि आप कोई मैसेज बाहर पास कर सकते हैं। आपके पास अगर कंटेंट नहीं है, आपके पास अगर वो कंटेंट है और उस कंटेंट को एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज नहीं है, और आपके पास कंटेंट भी है, एक्सप्रेस करने के अल्फाज भी हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और अगर आप स्क्रीन आपको कबूल नहीं कर रही, तो ये सारा कुछ फेल हो जाएगा। सही बात। हम सहाफ़त को समझते हैं कि सिर्फ स्क्रीन के साथ, जिस लड़के का रंग थोड़ा सा गोरा हो, जिस लड़की की आंखें ज़रा प्यारी हों, उसे सब कहते हैं तू एंकर बन जा। ऐसे ही है। हालांकि शाहरुख खान बहुत बड़ा अदाकार होगा, लेकिन उसे बनाने वाले यश चोपड़ा टाइप लोग जो हैं वो बिहाइंड द सीन ही रहते हैं। तो अब और आप देखें, एंकर को आप फारिग देख लेंगे, सब एडिटर को आप कभी फारिग नहीं देखेंगे, आप एनएलई को कभी फारिग नहीं देखेंगे, आप कैमरामैन को कभी फारिग नहीं देखेंगे। ये वो टेक्निकल जॉब्स हैं जिनको की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है, लेकिन एंकर्स को आप फारिग देखेंगे, आप क्या कहते हैं कालम निगारों को फारिग देखेंगे, लेकिन टाइप करने वालों को कभी फारिग नहीं देखेंगे। तो सहाफ़त जो है ये खाली स्क्रीन पे आके बोलने का नाम नहीं है, इसके इतने शोबे हैं जिसमें आप आराम से एडजस्ट हो सकते हैं और बाइज़्ज़त रोज़ी कमा सकते हैं। मैंने जब सहाफ़त शुरू की तो जाहिर है बड़ी मेहनत करनी पड़ी। छोटी सी इसके अंदर आपको बात ऐड करूं, हमारी क्लास थी एमए जो पॉलिटिकल साइंस के साथ मैंने स्टार्ट किया, तो आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस बहुत से लोग इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं कि उनका आगे एंकरिंग या इस हवाले से भी। तो एक खातून सर ने पूछ रहे कि आप लोग एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं? तो एक लड़की कहती है मैं एंकर बनना चाहती हूँ। सर ने पूछा कि आप बेटा क्यों एंकर बनना चाहती हैं? तो कहती है मुझे शौक़ है। शौक़ है, अच्छा। तो अब आप बताइए कि इस किस्म के लोग जो अपने आप पे मेहनत भी नहीं कर रहे, अपनी लफाजी पे, अपनी ज़बान पे, अपने कंटेंट पे, लेकिन स्क्रीन चाहिए बस, वो हमें एक्चुअली इसकी भी इसका एक डायलेमा क्या है। उसका डायलेमा ये है कि पाकिस्तान में खौफ इतना है सर्वाइवल का कि हर शख्स चाहता है कि मैं पहचाना जाऊं, और पहचानने के साथ ही मेरी एक मुआशरे के अंदर एक मुकाम बन जाए और लोग मुझे उसके एवज़ जो है इज़्ज़त देने लगे। अब इसमें किसी हद तक मैं समझता हूँ कि हमारे सोशो इकनॉमिक जो मसाइल हैं वो भी मैटर करते हैं।
मैंने बड़े बड़े रईसों को देखा है कि वो मुझे कहते हैं सानू एक कार्ड प्रेस दा बना दो। तो ये एक लाशौरी खौफ है, अनसर्टेनिटी सोसाइटी की जो है ना वो ये है। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे लोग लड़कियों को जो स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है कि वो एलिजिबल थी स्क्रीन की, तो उन्होंने स्क्रीन को नहीं एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा जी हम प्रोटेक्शन करेंगे, हम बाकी चीज़ों में जाएंगे। तो बहरहाल अब एंकरिंग इतना आसान काम नहीं है। आपका तलफ़ुज़, आपके अल्फाज का चुनाव, आपको उन अल्फाज की बैकग्राउंडर का, मिसाल के तौर पे अब एक एंकर ने अभी पिछले दिनों खबर थी कि मिट्टी में खसरे से 6 बच्चे इंतकाल कर गए। तो उसने कहा कि मिट्टी में ख्वाजा सरा से 6 बच्चे इंतकाल कर गए, बिकॉज उसको बैकग्राउंड पता ही नहीं था खसरा किस चीज़ का नाम है और ये क्या बीमारी है। और वो फिर सर इतने बड़े चैनल पे आप वो जो बात हुई कि वो एक जगह पे छापा मार के वहां से किताबचे बरामद हुए, कुत्ता बच्चा बरामद हुआ। हाँ, कि इस तरह की रीज़न क्या है कि जब आपका लिटरेचर से ताल्लुक़ ही नहीं होगा। पाकिस्तान के 80% एंकर्स जो बड़े पॉपुलर हैं, उनमें कामरान खान को ले लें आप, ये जो जितने भी हैं ये सब प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ पढ़ते हैं। बिल्कुल, प्रॉम्प्टर पे लिखा होता है जिसे ये सब पढ़ रहे होते हैं और कारी समझता है कि यार इसका इतना नॉलेज है, ये इतनी फरफर बोले जा रहा है। वो किसी को नहीं पता कि वो प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ है जो वो देख के पढ़ रहा है। प्रॉम्प्टर एक स्क्रीन की तरह होता है जिस पे लिखा हुआ आ रहा होता है और आप उसे देख के पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो एंकर्स हैं इन्हें तो मैं कभी साफ़ी मानता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब एक्टर हैं, नौटंकीबाज हैं, और जो इनको डुगडुगी में सिखा दिया जाए ये वो कर देते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सहाफ़ी और एंकर्स का जो फ़र्क है वो ही ख़त्म होके रह गया। स्क्रीन के ऊपर आके बैठ गए भांड और उन्होंने स्क्रीन कैप्चर कर ली, और अच्छा बोलने वाले और धीमा ठहराव से बोलने वाले उनकी जगह ख़त्म हो गई। ये पाकिस्तान का अलमिया है और ये अवाम का अलमिया है कि वो हमेशा मेले ठेले को पसंद करते हैं, उसी तरह की स्क्रीन देखना चाह रहे होते हैं। सर अब आप 11 बजे के बाद यहाँ आप एक पूरा एक चंक है आपके टेलीविजन पे कि जो आप जिस किस्म के लोगों की बात कर रहे हैं कि वो तमाशबीन और मेला लगा होता है, और उसी की रेटिंग भी ज़्यादा है, उसी को लोग देख भी ज़्यादा रहे हैं, उसी की जो है लेकिन वो उसकी रीज़न है ना कि पाकिस्तानियों को। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि ये एक नज़र से देखा जाए तो ये पाकिस्तान की सियासत से नफरत का इजहार भी है। 8 बजे 7 बजे 9 बजे जो सियासत में बक चिक चिक और बकवास हो रही होती है, लोग उससे तंग आ गए। तो वो जब उसी स्क्रीन के ऊपर कोई हंसाने वाला बैठता है तो वो खुश होते हैं कि चलो इस पूरे 24 घंटे में कोई एक घंटा ऐसा मिलेगा जिसपे हम हंस सकेंगे। अदरवाइज पाकिस्तान में तो वो क्या शेर है कि इस सैदे सितमगर में गमे इश्क के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है प्यारे। तो इस सैदे सितमगर में अगर कोई हंसा देता है ये भी बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि आप जब इसी रोजनामा पाकिस्तान में आए और एंटरटेनमेंट की तरफ आप आए, तो उस दौर में 90s में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म्स तो बहुत बन रही थी, लेकिन उनका वो मायार नहीं था, उनकी वो चीज़ें नहीं थी। और फिर आपकी एक वो वाकया भी अगर मैं आपसे सुनना चाहूँ सैयद नूर वाला, तो वो भी अगर आप गिरा ना समझे तो ज़रूर हमसे वो भी शेयर करें कि वो भी क्या वाकया था। और उसके बाद आप फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरीके से अब फिल्म बन रही है, कोविड में इस साल नहीं बनी, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक बूम की तरफ गई है, थोड़ा सा उन्होंने किक उनको मिला, स्टार्ट मिला। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, मुआशरा जो है ना वो स्क्रीन पे बोलता है। आप पाकिस्तान की स्क्रीन उठा लें, जब तक पाकिस्तानी स्क्रीन पे वहीद मुराद जिंदा रहा, आपके सॉफ्ट सोसाइटी की तर्जुमानी होती रही। एक रोमांटिक सा हीरो, मीठी मीठी बातें करने वाला, मधुर गीत गाने वाला। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस सोसाइटी से वहीद मुराद को मार दिया गया और गंडासे को जिंदा कर दिया गया। सुल्तान राय आ गए, सुल्तान राय की बड़कें और ये और वो हमारी अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी जो सुल्तान राय की शक्ल में नज़र आई। हमारे अंदर की वो कमज़ोरियाँ थी जो हम किसी को कह नहीं सकते, तो वो सुल्तान राय जब कहता था तो हम तालियां बजाते थे। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्री तबाह हो गई और इंडस्ट्री के अंदर वो जो जेन्युइनली फिल्में बनना थी वो बंद हो गई, और हमने एक ख़ास किस्म की जो सुल्तान राय के गंडासे को हर तरह से आजमा के, और तो हमने कम से कम 10 से 15-20 साल जो है उसे रगड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो शायकीन थे, नाजरीन थे, जो सॉफ्ट इमेज वाली फिल्में देखना पसंद करते थे, वो सिनेमाओं से रूठ गए।
सिनेमा से रूठने का नतीजा हुआ कि आज जो हमारे सिनेमास का हाल है वो आपके सामने। इसी तरह प्लेबैक सिंगिंग में भी आप देखें कि जब तक अहमद रुश्दी ज़िंदा रहे, जब तक इखलाक अहमद ज़िंदा रहे। एक अखबार फरोश एक अखबार का एडिटर कैसे बना, इस सफ़र को आप किस तरीके से बयान करेंगे? चल देखें, एक बड़ा जुमला लोग अक्सर बोलते हैं जी हम सेल्फ मेड लोग हैं। जी जी। मैं आई डोंट बिलीव इन सेल्फ मेड, मैं कहता हूँ हम गॉड मेड हैं। अल्लाह ने हमें बना दिया, अखबार बेचने वाले को एडिटर बना दिया। मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे लिखने वाले, मुझसे कहीं ज़्यादा ज़हीन लोग इस सहाफ़त में मौजूद हैं, लेकिन मैं एडिटर बन गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की करम नवाजी है। और मुझे शायद ये भी एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अखबारात और चैनल्स का हेड रहा, यानी लॉन्च किया बतौर एडिटर। देख गिने आप ज़रा, पाकिस्तान अखबार का हिस्सा था, खबरें का लॉन्चिंग टीम का हिस्सा, दिन मैंने लॉन्च किया, तकमील पाकिस्तान मैंने लॉन्च किया, आज़ाद मैंने लॉन्च किया, बेशुमार अखबार, अब तो नाम भी याद नहीं। अब चैनल्स पे आ जाएं तो दिन टीवी, चैनल 5, दुनिया टीवी, फिर वैल्यू टीवी, फिर स्टार एशिया, तो ये सारे बतौर हेड मैंने लॉन्च किए। तो अल्लाह, बस मुझे नहीं पता चला, आई डोंट नो कि ये कैसे होता गया। वो खुद ही मुझे रास्ता बना देता था, खुद ही क्या कहते हैं मेरी चीज़ें ठीक हो जाती थी, खुद ही मुझे प्रोजेक्ट मिल जाते थे, खुद ही मैं कर लेता था, फिर खुद ही मैं वहाँ पे अपने सो कॉल्ड असूलों की वजह से छोड़ देता था। तो ये इसी तरह चलता रहा। अच्छा सर, आपको इसका मतलब है कि फिर किस्मत पे बेतहाशा यकीन है कि जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो किसी ना किसी तरीके से होना ही है। देखिए, ऐसा ही आप साइंसदानों ने अब ये जो जीन्स डिकोड की है ना, तो वो कहते हैं कि जीन्स में हमारी पूरी ज़िंदगी का सफ़र लिखा होता है। इट्स लाइक अ बुक, जिसमें हमारा पैदाइश से लेके मरने तक के तमाम मराहिल के, हमारे कब शुगर बढ़ जाएगी, कब वो होगा, ये जो डीएनए है ये क्या है, ठीक है ना, किसने लिखा वो डीएनए, किसने वो जीन्स के अंदर हमारी पूरी ज़िंदगी लिख के दे दी, वो कौन है जो कई खरब की आबादी के बावजूद मेरी उंगलियों की ये जो लकीरें वो किसी और से नहीं मिलती, मेरी आँख का कोरिना जो है, कॉर्निया है, क्या है, वो किसी और से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कौन क्रिएटर है जो इतना बारीक क्रिएटर है कि आज तक इस 7 खरब की आबादी में 10 खरब कितनी दुनिया आज तक पैदा हुई कि उनकी ये जो पोरों के निशान है ये आज तक एक दूसरे से नहीं मिले। कौन जो इतनी बारीकी से निशान बनाता है? तो क्या बात, मेरा ये यकीन है कि जो ज़ात कादर मुतलिक जो हमारे जीन्स में हमारी ज़िंदगी लिख देती है, ठीक है ना, जो लोहे कलम पे लिखा है, कुरान पाक में भी है, नबी पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तो जिसने लिख दिया, खुद अल्लाह ताला कहता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है, बेशक, ठीक है। तो जब उसने इज़्ज़त आपके नाम लिखी है तो वो इज़्ज़त मिलने का जो प्रोसेस है वो भी तो लिखा है ना उसने। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी एफर्ट्स अपनी जगह पे, मैं डू बिलीव इन एफर्ट्स, मैं मेहनती हूँ, बहुत मेहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ताला जो है वो तय करता है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, अल्लाह ताला तय करता है कि हमने कहाँ, कब, कहाँ, किस तरह खड़ा रहना है। क्या बात है सर। इसी तरीके से हम वो सहाफ़त की बात कर रहे थे, तो वो जो सफ़र है वो उसके अंदर कोई दिलचस्प बात कि जो आपको हमेशा याद रही हो अपने असूलों के हवाले से, क्योंकि आपने आपका एक वो स्ट्रेचर भी है कि आप हमेशा तरक्की पसंद में रहे, आपने हमेशा प्रोग्रेसिव होके ही काम किया, तो कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ शेयर करें जो इस सफ़र में हुआ? मैं ना दुनिया टीवी का लॉन्चिंग टीम का हिस्सा था, एग्जीक्यूटिव एडिटर था मैं दुनिया टीवी का। तो मेरा जो रिज़ाइन है वो आज भी बहुत सारे लोगों को याद है। वो मैंने रिज़ाइन में ये लिखा था कि जनाब मियां आमिर साहब बड़े भाइयों की तरह हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। मैंने लिखा था कि मियां आमिर साहब, आप मुझे जो तनख्वाह दे रहे हैं वो मेरे काम से ज़्यादा है, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरा काम कम है और आपकी तनख्वाह और मुराद ज़्यादा है, लिहाजा मैं अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रहा, लिहाजा मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ। उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक बनाया, इवन ये कि मुझे पागल तक कहा कि ये तो दुनिया में पहला रिज़ाइन है जिसमें को लिखने वाला ये कह रहा है कि जी मेरी तनख्वाह ज़्यादा है और काम कम है।
ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ कि तनख्वाह तो मेरी बीवी जो है वो ले जाती है, उसे अकाउंट का पता होता है कि इसमें कितने पैसे कितने नहीं। वो तो एक भी कहती है कल 2000 थे आपके बटुए में, आज 1800 क्यों है। तो काम पैसे तो मेरे घर वालों को मिलने हैं, मुझे जो मिलना है वो मेरा काम मिलना है, जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलनी है वो मेरे काम से मिलनी है। बिल्कुल। तो मैं अगर अपने काम से ही मुतमईन नहीं हूँ तो मुझे उस पैसे का क्या करना है। और मैं ये समझता हूँ कि बड़े दरिया की छोटी मछली बनने से बेहतर है कि आप छोटे दरिया की बड़ी मछली बन जाए। क्या बात है। अच्छा सर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? 1990 की जो अखबार थी, उसके बाद जो 2003 में एक टीवी का एक बहुत बड़ा बूम आया, इतना पैसा आ गया इस फील्ड में कि लोगों को वो आप वाली बात के काम कम था, मुराद ज़्यादा थी, और उनको उनकी औकात से ज़्यादा पैसों से नवाजना शुरू किया। तो इस तरीके से जो लोग सामने आए, जिन लोगों को स्क्रीन्स मिली, जिनको ये चीज़ें मिली, तो उसने पाकिस्तान की सहाफ़त को कितना नुकसान पहुंचाया या उसका कोई फ़ायदा हुआ? बूम के बाद दोबारा वही सिचुएशन आती जा रही है कि वो एक लिमिटेड पैसा, वो एक लिमिटेड मुराद और लिमिटेड चीज़। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी एंकर्स हैं और जितने भी एडिटर्स हैं और एक अक्सरियत कालम निगारों की, इनमें से अक्सरियत वो किसी और जगह पे पेड होते हैं, वो किसी एजेंसियों के पेरोल पे होते हैं या वो किसी सियासी जमात के पेरोल पे होते हैं। वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। हमारे ये जितने बड़ी शफलिंग होती है, आप देखें ना, एक बंदा है वो अचानक उठता है, वो कहता है यहाँ से 20 लाख ले रहा था, वो किसी और जगह जाता है वहाँ 25 लाख ले लेता है, फिर वहाँ से वापस चला जाता है उसी इदारे में। ये कौन है जो ये सारा कुछ मैनेज करता है? कोई और लोग हैं जो ये सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। हम जो मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, ना वो उनको हुकूमत कबूल करती है, ना उन्हें सियासी जमातें कबूल करती हैं, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट कबूल करती है, ना हमारी एजेंसियां कबूल करती हैं, तो फिर हम जैसे लोग जो है ना वो बस थोड़े बहुत ही हैं जो रो पीट के अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेते हैं। क्या बात है सर, ये मैं तो इस पर स्पीचलेस हूँ कि आप इतनी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ ये बात कर रहे हैं। सर आगे माशरे की बात करते हैं हम, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बात की, इसी फील्ड को देखते हुए आप सहाफ़त से ताल्लुक़ की वजह से, सर स्क्रीन पे जो एक ख़वातीन का एक मामला जो ग्लैमर स्क्रीन पे आया, एक पहले जो ख़वातीन होती थी या जो ख़वातीन इस फील्ड में आती थी, उनका कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होता था, वो लिखने की बड़ी माहिर होती थी। लेकिन अब जो एक लॉट आ रही है, उसने ग्लैमर टीवी पे जो इवन न्यूज़ में जो ग्लैमर आ रहा है, उससे हमारी कितनी ज़्यादा चीज़ों को नुकसान पहुंचा। देखें, अब हम ना ये टीवी जो है ना ऑलमोस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ शोबिज़, ठीक है ना। तो इसमें जो लड़कियां आती हैं उनकी खूबसूरती बहुत ज़रूरी है, उनको ये पता हो कि हमने जेस्चर क्या देना है, हमने पोस्चर क्या रखना है, हमने बात कैसे करनी है। बिकॉज ये अब टीवी स्क्रीन पे जो लोग हैं वो ख़बरें सुनते नहीं हैं, वो ख़बरें देखते हैं। तो वो रखी है ना क्वालिटीज़, तो मुझे खूबसूरती पसंद आनी चाहिए। और ये खूबसूरती किसी लड़की के चेहरे की रंगत का ही नाम नहीं है, किसी बच्चे के भागते हुए चेहरे की मुस्कुराहट का नाम भी है। किसी गांव के अंदर बरसती हुई बारिश के अंदर दरख्त के नीचे बैठे हुए एक बाबे का हुक्का पीना भी तो खूबसूरती है ना। क्या बात। खूबसूरती खाली किसी लड़की के फिगर्स का नाम नहीं है। जब कोसों कज़ा बनती है, जब पहाड़ों के रंग बदलते हैं, जब आसमान से चीज़ें बरसती हैं, जब ज़मीन से सब्ज़ा उगता है, जब ठंडी हवा चलती है, ये सब खूबसूरती है ना। तो ये हमारे देखने का एंगल है कि हम किस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिसे खूबसूरती पसंद नहीं है उसको, शेख सादी का मुझे याद आ गया कि किसी ने कहा कि शेख साहब फला आदमी है, ना उसे म्यूज़िक पसंद है, ना उसे म्यूज़िक की समझ है, ना उसे शायरी की, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? तो आपने फरमाया कि इससे बड़ी सज़ा क्या है कि ना उसे म्यूज़िक की समझ है, ना शायरी की। वाह 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 सर, माहौल आपने इतना खूबसूरत बना ही दिया है, तो इसी मौके पे कोई अपना शेर या अपनी कोई गज़ल सुना दें, या नज़्म गज़ल जो भी आप। क्या नाज़रीन को मैं बता दूं, ये अब की नहीं लिखी हुई, 35 साल पहले की, व्हेन आई वाज लाइक अ किड। ए जाने जहाँ मेरी ज़िंदगी, मेरी चारागर मेरी बंदगी, मेरे 400 कड़ी धूप है, कहीं नंग है कहीं भूख है। क्या बात है। कहीं दिल शिकस्ता से लोग हैं, कहीं नफ़रतों के संजोग हैं, कहीं डूबे जहर में राग हैं, यहाँ लोग खुद से बेजार हैं, यहाँ चेहरा चेहरे से अजनबी। क्या बात। यहाँ जिस्म सजते हैं बाज़ार में, यहाँ धोखे होते हैं प्यार में, यहाँ चेहरा चेहरे से अजनबी, ये ग्रोह है दीवानगी, मेरी चारागर मेरी हमनशी, मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं, ज़रा हक़ की सोच और मुझे बता, बहुत अच्छे। क्या मुझ पे मट्टी का हक़ नहीं?
मैं भी दुख का कर्ब का खमीर हूँ, मैं भी गुर्बतों का ज़मीर हूँ, मैं भी जहर में हूँ बुझा हुआ, मुझे भूल जा, मुझे भूल जा। क्या बात है, ये 35 साल पहले लिखी थी मैंने। क्या बात है। इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू इजहार राना साहब का, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने, मैं फिर यही कहूँगा कि इन दिनों में किसी का इस तरीके से वक्त दे देना ये किसी गनीमत से बढ़कर नहीं है। हमारे साथ रहिएगा, मेगा सक्सेस पाकिस्तान को देखते रहिए और इस किस्म के मज़ीद मेगा सक्सेस स्टोरीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।